फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हो जाता है, इसके राजन सीरीज के अति लघु प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आपका क्या आशय है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बच्चे चीजों का प्रयोग करना सीखते हैं। क्वेश्चन हो जाता है प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? तो प्रशासन एक निर्धारक कार्य है, जबकि प्रबंधन एक कार्यकारी कार्य है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है शैक्षिक पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ है स्कूल के अधिकारियों का एक सर्वव्यापी प्रयास जो संस्थान के सुधार के लिए शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए निर्देशित है। क्वेश्चन हो जाता है संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा रखा जाता है? तो संचयी अभिलेख छात्र का स्थायी आलेख होता है। यह छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है, जिसमें छात्र की उपस्थिति, स्वास्थ्य, परीक्षा, अंक, विद्यालय की सूचनाएं होती हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है जिला समन्वयक जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो जिला कलेक्टर, समाहर्ता, संभाग युक्त कमिश्नर के अधीन कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में प्रभावी हुआ? तो ये आपका हो जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 17 अगस्त 1972 में। मानवीय संसाधन के कोई दो उद्देश्य बताइए? तो विकास के लिए सही अवसर देना, श्रमिकों हेतु अवसर उपलब्ध कराना, ये हो जाते हैं। खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो समेकित और असीमित, यानी एक खिलाड़ी और अनेक खिलाड़ी, और पूर्ण जानकारी और अपूर्ण जानकारी हो जाती है। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए? इस प्रकार का नियोजन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नियोजन करते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक संदर्शिका से क्या तात्पर्य? शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से 8 तक कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है खेलकूद से बच्चों में किन किन पक्षों का विकास होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक और राष्ट्रीयता का। उसके बाद क्वेश्चन है शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, ये हो जाते हैं। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, केश बुक, मिड डे मील रजिस्टर, ये हो जाते हैं। बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? बीआरसी ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। क्वेश्चन हो जाता है सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण से आशय 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो लखनऊ हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय आदि हो जाते हैं। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? सीखने का वो कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है, उसे क्या कहते हैं? तो लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताएं? तो रेनबो हो जाता है, कलरव हो जाता है, गिनतारा, ये सब हो जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों के विकास में किस किस बिंदुओं का, यानी किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। क्वेश्चन आपका है सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो कक्षानुसार, अध्यापकानुसार, ये सब हो जाते हैं। बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। क्वेश्चन है समय सारणी क्यों बनाई जाती है? तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालय विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है। पर्यवेक्षण का अर्थ बताएं? तो पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय
संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके, पर्यवेक्षण का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालयी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसमें हो जाता है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। डाइट मेंटर कौन होते हैं? तो डाइट मेंटर के दो कार्य लिखिए, अथवा इसमें है कि डाइट मेंटर कौन होते हैं या डाइट मेंटर के दो कार्य लिखिए। तो इसमें हो जाता है कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी अग्रलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान के लिए उपाय करते हैं। खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। इस तरह से हो जाता है। एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी के प्रमुख कार्य हो जाते हैं, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यानुभव गतिविधियों का केंद्र होगा या शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। इस तरह से हो जाते हैं। क्वेश्चन है, खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। ये सभी हो जाते हैं। और लोच का सिद्धांत क्या है? तो देख लेते हैं। प्रबंधन एक साधन है, ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्रबंधन से आपका क्या आशय है या कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें देख लेते हैं। किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार है। श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र तथा आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि हो जाती हैं। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताएं। विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ, ये सब हो जाते हैं। प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। प्रभावी शिक्षक के गुण है, एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, वो शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इस तरह से हो जाता है। अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जाता है। बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार घड़ी खरीदने हेतु, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए, गमले तथा फूलों की व्यवस्था करने के लिए, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए, ये सब हो जाते हैं। शिक्षण अधिनियम सामग्री की क्या भूमिका है? शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिनियम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं, चित्र रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए। पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हो। बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन के अवसर हो। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल हो। इस तरह से हो जाता है। अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है या उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए। संस्थागत नियोजन का एक शाब्दिक अर्थ बताएं, अथवा संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है? किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी। समय सारणी के किन्हीं 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना, छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना, ये सब हो जाते हैं।
शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? शाला कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य मुख्य गतिविधियां एवं क्रियाओं का एक रेखाचित्र होता है या विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, शिक्षक संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए। लाभ है यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है और इसके अध्ययन में शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए। विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रम, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य हैं छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना, छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। ये सब हो जाते हैं। डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नाम उल्लेख कीजिए। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, कार्यानुभव विभाग हो जाता है। सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। कार्य का विभाजन, शिक्षकों की योग्यता रुचि के अनुरूप करना, कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार। विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज दी जाए, छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किया जाए। किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। श्यामपट्ट, श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्षा कक्ष को जीवंत किया जाता है। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। कंप्यूटर लैपटॉप, आज कंप्यूटर लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीकी से शिक्षा देने का सबसे सशक्त माध्यम है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा लगा के आया है, देखिए ये 2018 सेकंड, 2019 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है। तब विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। तो कलरव, रेनबो ये हो जाते हैं। मीना मंच के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ लिखिए। तो समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ हो जाते हैं, समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका ज्ञान हो जाता है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं तथा कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है इसका ज्ञान हो जाता है। किन्हीं 2 विद्यालय अभिलेखों के नाम व उनका उपयोग बताएं। तो लॉग बुक हो जाती है, इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की विद्यालय डायरी है। और आपका हो जाता है जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकें, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि। स्कूल कैलेंडर, यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है? तो बाल सरकार का गठन विद्यालय में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, एनसीईआरटी के कोई 2 कार्य बताइए। तो स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उनके ज्ञान या उनके स्तर मान को निर्धारित करना, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य? सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सके जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके तथा सरकार और उसके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना, विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिनियम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग बताइए। तो चार्ट शिक्षण की प्रभावी सामग्री है जो प्रक्रिया को स्पष्ट करने में शिक्षक की बहुत मदद करती है। मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम की सामग्री है जहां हम जा नहीं पाते उन स्थलों तथा वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है। इस तरह से हो जाता है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस की स्थापना क्यों की गई? तो इसमें देख लेते हैं, मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालयी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान खोला गया। पीटीए, अभिभावक शिक्षक संघ अथवा एमटीए, मात्र शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित की गई? तो प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को। पीटीए अथवा एमटीए के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए।
अध्यक्ष अभिभावकों में से उपाध्यक्ष, प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, मंत्री, शिक्षक, सदस्य। विद्यालय श्रेणीकरण क्या है? जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताएं। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय में बच्चों का नामांकन तथा ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण कर श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1995 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 41 यानी 41 होते हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या, यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी आज्ञा रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि। विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, छात्र एवं समुदाय हो जाते हैं। समय सारणी की परिभाषा लिखिए। समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है। वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जे एफ ब्रेडले के अनुसार वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी साधनों के सतर्क चयन से है, ताकि वह करने वाली इकाई अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का हृदय पुस्तक व पुस्तकालय को कहा जाता है। विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिसमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग तथा शोधन एवं रुचियों का स्वास्थ्य प्रकाशन तथा परिष्करण हो सके। विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना है। ग्राम शिक्षा समिति क्या है? शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। ग्राम सभा का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताएं। तो विद्यालय अभिलेख के प्रकार सामान्य अभिलेख, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, उपकरण संबंधी अभिलेख और वित्तीय अभिलेख, ये सब हो जाते हैं। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंतर पूर्ति संभव है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। समस्याओं, कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। इस तरह से आपको हो जाता है। राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं दो अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा के अभिकरण में दो स्वरूप हैं, परिवार, समाज और समुदाय भी एक अभिकरण है तथा सभी तरह के विद्यालय दूसरे अभिकरण है। औपचारिक शिक्षा दूसरे अभिकरण तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रथम अभिकरण में आजीवन मिलती है। इस तरह से यहाँ पे आपका हो जाता है। क्वेश्चन आपका है, विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है? समझाइए। खेल के मैदान सभी उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग अवसर प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्लाइड और झूले संतुलन और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। चढ़ाई वाले फ्रेम उनकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और स्पर्श पैनल हाथ आंखों के कौशल के साथ मदद करते हैं। महिला प्रेरक दल को परिभाषित कीजिए। महिला प्रेरक समूह को संवेदनशील बनाने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण यह तैयार किया जाता है, यानी मॉडल तैयार किया जाता है। महिलाओं के नेतृत्व क्षमता व कौशल के विकास के लिए बालक बालिकाओं के विभेद, यानी बालक बालिकाओं में विभेद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन हो जाता है, विद्यालय के पर्यवेक्षण की आवश्यकता के दो कारण बताएं। तो छात्रों की समस्याओं, आधुनिक बाल विकास समायोजना के निदान व उपकरण के लिए कदम उठाना, शिक्षकों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक समाधान खोजना तथा शैक्षिक विकास में योग देना, शिक्षकों की विशेष योग्यताओं के विकास के अवसर प्रदान करना हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताएं। तो समितियों तथा परिषदों का निर्माण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करने, पाठ्यक्रम की रचना करने तथा परीक्षा लेने एवं शिक्षा से संबंधित अन्य कार्यों को रोकने के लिए राज्य विभिन्न स्तरों पर राज्य कर्मचारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न परिषदों एवं समितियों का निर्माण करता है। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रमुख कार्य बताएं। शैक्षिक निर्देशन देना, व्यक्तिगत निर्देशन देना, बाल निर्देशन देना, व्यवसायिक निर्देशन करना, ये सभी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दो कार्य बताएं। बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं तैनाती नियंत्रित करती है। विद्यालय समय अवधि निर्धारित करती है तथा प्रदेश में बेसिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली निजी विद्यालयों को मान्यता देती है। टीईटी का पूरा नाम क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू हुआ? तो 2004 में, और कहीं कहीं पे आपका 2000 भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। आप इसको सर्च करके देखिएगा क्योंकि कहीं कहीं पे 2000 भी लिखा हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2001 हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है NSCERT की किन्हीं 4 इकाइयों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं।
राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ये हो जाते हैं। किन्हीं 5 विद्यालय अभिलेखी यानी अभिलेखों का नाम बताएं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, छात्र वितरण पंजिका, ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका, ये आपके हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों का नाम बताएं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका हो जाता है MDM पंजिका। उसके बाद छात्र उपस्थिति पंजिका, और इसके बाद आपका हो जाता है यूनिफॉर्म वितरण पंजिका और छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, ये सभी हो जाती हैं। विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताएं, तो ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, ये सभी हो जाते हैं। विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक व्यय है, तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 वार्षिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7,000 रुपए वार्षिक। विद्यालय रख रखाव के लिए कितनी धनराशि दे है, तो 7,500 रुपए। उसके बाद आपका हो जाता है निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि दे, तो पहले 400 रुपए प्रति छात्र थी, लेकिन फिर उसके बाद बढ़ा के 600 रुपए कर दी गई है, ठीक है ना। TLM के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षकों को कितनी धनराशि प्राप्त होती है, दी जाती है, यानी तो 500 रुपए हो जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है, तो 1 से 5 तक को 300 रुपए और 6 से 8 तो 480 रुपए हो जाती। विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो 15 सदस्य हो जाते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने अभिभावक सदस्य होते हैं, तो विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल 11 अभिभावक सदस्य होते हैं, इसमें 4 निम्न होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, इनमें 11 अभिभावक सदस्य हैं। शेष सदस्य कौन है, तो शेष सदस्य जो हो जाते हैं वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, पदेन सचिव, लेखपाल, मिडवाइफ, NAM और प्रधान द्वारा नामित सदस्य, ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए, तो लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 50%। विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताएं, तो विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होती हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अभिभावक सदस्य होंगे। उसके बाद क्वेश्चन आपका है विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। RTE अधिनियम कब बना, तो RTE अधिनियम देखिए बना तो 2009 में, और जब लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को। तो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से कि मतलब बना पूछ रहे हैं या लागू पूछ रहे हैं, इस तरीके से आप लोग कीजिएगा वर्ग, ठीक है ना। उसके बाद है RTE 2009 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, तो जुलाई 2011 में देखिए लागू हुआ। और अगर यूपी में बात करें तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। तो इस तरह से आपका हो जाता है। भारत में RTE कब से लागू हुआ, देखिए वही बात 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हुआ। RTE 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए, तो प्राथमिक विद्यालय में 200 कार्य दिवस और उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो 220 कार्य दिवस हो जाते हैं। उसके बाद RTE 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों को पढ़ाई सुनिश्चित कराना है, प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 घंटे और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 1000 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य दायित्व बताएं, तो RTE 2009 के अधिकार कानून को यानी को आसपास के लोगों को बताना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना, सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आए यहाँ सुनिश्चित करना, उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक एवं छात्रों को बताना, 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना, विकलांग बच्चों का नामांकन करना, और आपका हो जाता है ड्राफ्ट आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, और विद्यालयों में निर्माण संबंधी रख रखाव संबंधी कार्यों तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। इस तरह से ये हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, नाम बताइए, तो प्रजातांत्रिक प्रबंधन, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना आवधिक निरीक्षण। प्रजातांत्रिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़े रखें तथा समय समय पर PTA एवं MTA की मीटिंग करते रहें, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। विद्यालय विकास योजना क्या है समझाइए, तो विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही विद्यालय विकास योजना कहते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो अभिभावक सदस्य। प्रबंधन क्या है, विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है, अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है या किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण होती है। क्वेश्चन आपका हो जाता है
विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत 3 संसाधनों का समन्वय होता है। भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन ये हो जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय में टीएलएम हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को दी जाती है? तो 500 रुपए। विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन क्या है, इसको समझ लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में, कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। मानवीय प्रबंधन क्या है, या विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम बताएं? तो मानवीय यहाँ पे हो जाते हैं। मानवीय प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक होते हैं: बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय। मानवीय प्रबंधन व प्रशासन है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताएं? तो मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है। मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मानवीय प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए: अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। उसके बाद हो जाता है प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं? तो प्रभावी शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं: विषय का संपूर्ण ज्ञान, कार्य के प्रति समर्पण, अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु, छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति, शिक्षण अधिनियम सामग्री के निर्माण में कुशल। क्वेश्चन देख लेते हैं। पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम हिंदी में बताएं? तो पीटीए पेरेंट्स टीचर यानी टीचर एसोसिएशन यानी अभिभावक शिक्षक संघ, एमटीए यानी मदर टीचर एसोसिएशन मातृ शिक्षक संघ ये हो जाता है। बीआरसी का पूरा नाम बताएं? तो ब्लॉक संसाधन केंद्र हो जाता है। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हो जाता है। इन पीआरसी का पूरा नाम तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र हो जाता है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। एससीईआरटी का पूरा नाम तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान हो जाता है। एनसीईआरटी का पूरा नाम तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1981 ईस्वी में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ? 1961 ईस्वी में। एमसीईआरटी कहां पर है, यानी सॉरी यहाँ पे एससीईआरटी है। एससीईआरटी कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में। एनसीईआरटी का पूरा नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। सीमेट का पूरा नाम यहां पे देख लेते हैं, सीमेट का पूरा नाम क्या है? तो कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, आप इसको ये भी कह सकते हैं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ठीक है ना। सीमेट का गठन कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में। राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो संकुल प्रभारी कहते हैं। उसके बाद है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक होता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। शैक्षिक संस्था यानी शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है, आपदा प्रबंधन से आप क्या यानी आप क्या समझते हैं, या क्या आशय है, या आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो यहां पे आपका हो जाता है अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिसे व्यापक जानमाल की क्षति होती है, उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव में किए जाने वाले प्रबंधन को आपदा प्रबंधन कहते हैं। उसके बाद है ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताएं? तो प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण योजना प्रारूप बनाना, भवन निर्माण एवं प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना। अभिलेख से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? तो ऐसा दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो उसे अभिलेख कहा जाता है। कि 4 प्राकृतिक आपदाओं का नाम बताएं? तो भूकंप हो जाता है, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, सूखा आदि हो जाते हैं। मानवीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? तो शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक बालक को सही दिशा देकर उसके ज्ञानवर्धन के साथ उसे मानवीय प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, वह प्रशिक्षित हो एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ बच्चों में व्यक्तिगत रुचि ले। बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य हैं, अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य और उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी आख्या रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि हो जाता है। अच्छा वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए, तो अच्छा वातावरण और सुयोग एवं शिक्षित शिक्षिका एवं शिक्षक हो जाते हैं। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1986 के तहत 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई ताकि सेवापूर्ण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण से जिला की गुणवत्ता
तो इसमें आपका हो जाता है कि गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवापूर्व और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु डाइट जिला स्तर पर नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। इस तरह से हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है? तो विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बालक के सर्वांगीण विकास तथा बालक को समझाने के लिए की जाती है। मनोविज्ञानशाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? मनोविज्ञानशाला की स्थापना छात्र के मन में उठ रहे सवालों को समझने के एक उद्देश्य से की गई है। अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताएं तो अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य हैं अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, विद्यालय में अभिभावक के बीच की दूरी समाप्त करना, नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। इस तरह से हो जाते हैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहां है? तो इलाहाबाद में हो जाता है। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में हो जाता है। राज्य परियोजना कार्यालय कहां स्थित है? तो लखनऊ में हो जाता है। सीमेट कहां स्थित है? तो इलाहाबाद में हो जाता है। और शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताएं। तो ये देखिए 2016, 20, 21, 22 इसमें सब में आया है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो यहां पर आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इसको बहुत जल्द से ही कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके।